स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल डी भारती में। और मैं आपके लिए लेकर के आई हूं आज क्रिया। धीरे धीरे करके हम लोग एक एक स्टेप करके हिंदी और अंग्रेजी सब कुछ इस चैनल पर सीखते जाएंगे। और ना सिर्फ हिंदी अंग्रेजी बल्कि मैथ्स भी और साइंस भी सब कुछ करेंगे। तो अभी थोड़ा वक्त चाहिए मुझे उसके लिए और धीरे धीरे करके मैं सारा कुछ क्लियर करती चली जाऊंगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया। पर हाँ, क्रिया पढ़ाने से पहले मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगी कि लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। आप इस चैनल को अपना प्यार और दुलार दें, आशीर्वाद दें। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्रिया की ओर। क्रिया को इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? वर्ब के नाम से जानते हैं। क्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वर्ब के नाम से जानते हैं। और क्रिया जो है वो क्या है? क्रिया मतलब करना, होना, कराना, ये सारी चीजें क्या किसके अंतर्गत आती है? क्रिया के अंतर्गत। क्रिया भी एक विकारी शब्द का विकारी जो शब्द होते हैं उन्हीं का एक काइंड है। मैंने उस दिन आपको बताया था संज्ञा पढ़ाते समय कि विकारी शब्द जो होते हैं वो 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो क्रिया भी विकारी है, यानी इसका भी रूप परिवर्तन लिंग, वचन, काल और कारक और क्रिया के अनुसार, काल के अनुसार होते रहता है। तो अब हम लोग क्रिया को जाने। सबसे पहले क्रिया को कि क्रिया होता क्या है। अब ये देख लो तो यहाँ पे तू गा, तू पढ़, वह खा रही है, तुम खेल रहे हो, धूप निकली है, गाड़ी चल पड़ी। इसमें गा, पढ़, खा रही है, खेल रहे हो, निकली है, चल पड़ी, ये सब क्या है? ये सारी क्रियाएं हैं। ये सारी क्या है? क्रियाएं हैं। सब की सब क्रिया है। सब की सब क्रिया है। अब क्रिया की परिभाषा हम लोग आगे चल करके करेंगे। क्रिया की परिभाषा हम लोग आगे पढ़ेंगे और धातु के भेद जो होते हैं उसको भी हम लोग पढ़ेंगे उसी में। तो सबसे पहले आज हम लोग केवल सकर्मक कर्मक क्रिया तक करेंगे और उसके बाद बाकी जो जितनी भी चीजें होंगी उसको बाद में करेंगे। तो क्रिया निकली कहां से है? क्रिया निकली है धातु से। यानी जिस क्रिया का प्रयोग हम लोग करते हैं वास्तव में वो क्रिया का असली रूप नहीं है। क्रिया का जो असली रूप है वो है धातु, जिसको इंग्लिश में रूट के नाम से जानते हैं। धातु, रूट, जड़ जहां से निकले। तो क्रिया जहां से निकली है, क्रिया का मूल जहां है, क्रिया का रूट जहां है, वो उसे क्या कहते हैं? किस नाम से वो जाना जाता है? धातु। और है क्या? क्रिया के मूल अंश। क्रिया के मूल अंश को हम धातु कहते हैं। क्रिया के मूल अंश को हम धातु कहते हैं। जैसे गा, पढ़, जा, सो, ये एकार शब्द होता है। एकार यानी जिसका प्रयोग हम छोटों के साथ करते हैं, अपने से उम्र में छोटे, उम्र में छोटे के साथ, तू के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तू के साथ, तू शब्द एकार शब्द में धातु का प्रयोग होता है। अदरवाइज धातु का ऐसे प्रयोग नहीं होता। अब जैसे तू गा, तू पढ़, तू सो, तू जा, तू आ, तो ये मूल धातु है, ये मूल अंश है। अब धातु के 5 भेद होते हैं: सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु, यौगिक धातु, सम्मिश्र धातु। यौगिक धातु को हम सम्मिश्र धातु के नाम से भी जानते हैं। और अनुकरणात्मक धातु जो बोलियों पर बने हैं। उससे पहले अब हम लोग चलें क्रिया की परिभाषा सीख लें कि क्रिया किसे कहते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं क्रिया की परिभाषा लिखती हूँ ऊपर में। अब चलिए देखिए, अब चूंकि हम लोग क्रिया पढ़ने जा रहे हैं और क्रिया जो क्या है, बिना क्रिया के वाक्य संभव है ही नहीं। कोई भी वाक्य बिना क्रिया के बन ही नहीं सकता है। क्रिया की आवश्यकता होती है वाक्य को बनाने के लिए। अब जैसे मैं आपसे पूछूं
कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम जवाब दोगे दिल्ली। अब ये बताओ कि दिल्ली कह देने से इसमें तो क्रिया आई नहीं। तब आप पूछोगे कि मैंने तो जवाब दे दिया कि दिल्ली, तो इसमें कहाँ क्रिया आई? इसमें क्रिया छुपी हुई है। बिना क्रिया के बाकी की परिकल्पना ही नहीं, संभावना ही नहीं की जा सकती है। क्रिया के बिना वाक्य संभव ही नहीं होगी, क्योंकि जो हम काम करते हैं, किसी से करवाते हैं या फिर अपने आप हो जाए। मान लो कि मैं पढ़ा रही हूं, आप पढ़ रहे हो, पर यह हवा का बहना, इसको तो ना आप बहा रहे हो ना मैं बहा रही हूं, न ये काम आप कर रहे हो ना ये काम मैं कर रही हूं, तो क्या हवा नहीं बह रही है? तो क्रिया सिर्फ करने और कराने से नहीं, अपने आप भी स्वतः भी होती है। तो क्रिया की परिभाषा में न सिर्फ करना या करवाना होगा, बल्कि इसमें क्रिया में स्वतः होना भी होता है, कि इसमें स्वतः जो काम हो वो भी क्रिया ही कहलाती है। ऐसी बात नहीं है कि जो काम स्वतः नहीं हो या स्वतः हो जाए तो उसको क्रिया नहीं कहेंगे, उसको भी क्रिया ही कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में परिभाषा दे देती हूं मैं यहां पे। जिस शब्द से कार्य के करने, कराने या होने का बोध हो, उसे कॉमा, जब ये सेंटेंस खत्म होता है तो कॉमा जरूर देना चाहिए, उसे क्रिया कहते हैं। या तो खुद करना, जैसे मैं पढ़ रही हूं, तो पढ़ रही हूं, ये काम कर रही हूं ना, तो ये करना, कराना, हवा का बहना जो स्वयं हो रहा है, तो करना भी, कराना भी और होना भी, अगर कोई कार्य स्वतः हो रहा हो तो वो भी क्रिया के अंतर्गत आती है। ऐसा नहीं कि वो क्रिया के अंतर्गत नहीं आने वाली। अब देखो कि हम लोग प्रयोग करते हैं कि अभी अभी मैंने कहा कि क्रिया बनती किससे? धातु से। क्रिया किससे बनती है? धातु से। और धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप। धातु जो है, धातु क्रिया का मूल रूप है, मूल रूप है, और इसका प्रयोग हम लोग करते नहीं है। इसका प्रयोग केवल तू तड़ाक के साथ करते हैं। तू पढ़, तू गा, तू सो, तू जा, तो भाई उतना से तो काम नहीं चलने वाला। अगर हम अपने पिता को कह दें कि तू पढ़, तू कर, तू खा, तो तड़ाक से लगे या नहीं लगे? जरूर लगे। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि हम धातु का कोई दूसरा रूप प्रयोग करते होंगे, तो हम उसको सामान्य क्रिया या सामान्य धातु बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? यानी धातु के कितने काइंड्स हो जाएंगे, अभी हम लोग देख लें। धातु का पहला काइंड है सामान्य धातु, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। सामान्य धातु जब क्रिया के मूल रूप में, जब क्रिया के मूल रूप या धातु में, धातु रूप में ना जोड़ देते हैं, तो सामान्य धातु
का निर्माण होता है। होता है, जैसे देख लेते हैं, पढ़ जोड़ना, क्या बन गया? पढ़ना। लिख जोड़ना, लिखना। हम लोग ज्यादातर सामान्य धातु का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो है वो है व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु, व्युत्पन्न धातु को हम लोग प्रेरणार्थक भी कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, ये कैसे बनती है? ये कैसे दोनों इक्वल हैं, तो ये कैसे बनती है? सामान्य धातु में, सामान्य धातु में आना और वाना जोड़कर जैसे क्या हो गया? जैसे हो गया खाना, खिलाना, खिलवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। खेलना, खिलाना, खिलवाना। खिलवाना। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या, खाना का भी खिलाना और खिलवाना, खेलना का भी खिलाना। जब ए धातु होता है, ए रहता है, अगर धातु रूप में आगे में ए लगा हुआ है तो ए का छोटी ई में परिवर्तन हो जाता है। ए का छोटी ई में परिवर्तन हो जाता है। और अगर मान लो कि ऊ रहेगा तो उसका भी परिवर्तन होता है। अब इसको हम लोग और आगे करेंगे, उससे पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूसरा करती हूं। अब तीसरा देख लो, नाम धातु। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पीछे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पीछे अगर हम प्रत्यय जोड़ दें, यानी प्रत्यय लगा दें, तो जो धातुएं बनेंगी वो धातुएं क्या बनेंगी? नाम धातु। इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मैं बंद कर देती हूं। नाम धातु बनेंगी। जैसे बात हो गया, बात से बतियाना, लाज से लतियाना, झूठ से झुठलाना, लाज से लजाना, लालच से ललचाना, जूता से जुतियाना। ये तो संज्ञा शब्द है। पर सर्वनाम कहते हैं ना, जुतिया देंगे, तो वही है, जूता से जुतियाना। सर्वनाम अपना से अपनाना, विशेषण चिकना से चिकनाना, साठ से सठियाना। जैसे किसी को अगर ये कहें बुजुर्ग हो गए हैं, सठिया गए हैं, तो किससे बना है? 60 शब्द से बना है। किससे बना है? 60 शब्द से, सठियाना। अब देखिए सम्मिश्र धातु, चौथा क्या लिखवाई थी मैं? सम्मिश्र धातु। जब संज्ञा या विशेषण के आगे, यानी कोई शब्द संज्ञा का हो या विशेषण का, उसके आगे क्या जोड़ देना है आपको? बहुत इजी है यार, करना या होना जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए? करना या होना जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? तब जाकर के आपका बनेगा सम्मिश्र धातु। संज्ञा या विशेषण के आगे करना या होना लगाकर धातु का निर्माण किया जाता है। किसका? सम्मिश्र धातु का। जैसे बात जोड़ करना, बात करना,
नाम जोड़ करना, नाम करना, अच्छा जोड़ करना, अच्छा करना, बुरा जोड़ करना, बुरा करना। अब अनुकरणात्मक धातु, अनुकरण का मतलब क्या होता है? किसी चीज की नकल करना, यानी बोलने किसी तरह की आवाज हो, उस आवाज में अगर ना लगा दिया जाए, आवाज में अगर ना लगा दिया जाए, किसी बोली में अगर ना लगा दिया जाए, तो अनुकरणात्मक धातु बनती है। जैसे मक्खियों की बोली को क्या कहते हैं? भिन भिन। अगर भिन भिन में ना लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा बेटा? बन जाएगा आपका भिन भिनाना। भिन भिन से भिन भिनाना। दरवाजे को कैसे करते हैं? खट खट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉक। नॉक नॉक जो है, अगर खटखट में ना लगा दिया जाए तो खटखटाना, गलगल में ना लगा दिया जाए तो गलगलाना। इस तरह से आपके धातुएं हुई, कुछ तरह की धातुएं हुई। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तब तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं तुरंत आपके लिए सकर्मक और अकर्मक क्रिया लेकर के आती हूँ। अब क्रिया के भेद, सबसे ज्यादा दिक्कत जानते हो कहाँ आती है? क्रिया के भेद में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है सकर्मक है कि अकर्मक है, अकर्मक है कि सकर्मक है, कब सकर्मक होगा, कब अकर्मक होगा। और देखने में लगता है, देखो इंग्लिश में और हिंदी में यही फर्क है। इंग्लिश में अगर डायरेक्ट कर्म ना रहे, अगर ऑब्जेक्ट ना रहे, तो वो इंट्रांजिटिव हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, इसके साथ ऐसा नहीं है। इसके साथ इस तरह की बातें नहीं है। जैसे आते जाएगा, मैं एक एक करके समझाते चलती हूँ। पहले क्रिया के भेद मुख्य रूप से कितने होते हैं भाई? अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो क्रिया के सिर्फ दो भेद होते हैं। कौन? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए पहला अकर्मक, दोनों नाम को जरा देखो तो। अकर्मक, अ माने क्या होता है बताओ? अ मीन्स क्या होता है? नहीं। अब अकेले अकेले नहीं निकालने का कि अ मीन्स नहीं होता है। अगर कोई कह दे कि नहीं का पर्यायवाची बताओ तो आप बता देना, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता है। इसके साथ है तो अर्थ है, नहीं तो नहीं है। तो अकर्मक, अकर्मक, अ मने नहीं और कर्म मने कर्म। जिसमें कर्म नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया। और जिसमें स मने साथ, कर्म, कर्म के साथ जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया के साथ कर्म लगी हुई है वो सकर्मक क्रिया है, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया है। तो चलिए देखें डेफिनेशन को, कि वाक्य में जिस क्रिया को कर्म की जरूरत ही ना पड़े, बिना कर्म के भी वाक्य पूरा हो जाए, बिना कर्म के भी क्रिया कंप्लीट हो जाए, क्रिया पूरी हो जाए, क्रिया अधूरी न रहे, तो उसको क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे, या फिर एक और एग्जांपल देख लो यहां, अथवा जब वाक्य के अंदर प्रयोग में आई क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी इसका मतलब ही वही हुआ जो ठेठ में मैं ऊपर बताई। ये जो है समझने के लिए दी बेस्ट है, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तुम मेरे साथ चलोगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक चीज मैं बता दूं आपको, जरा सा एक सेकंड रुक करके, कि अकर्मक और सकर्मक का प्रयोग कैसे पता चलेगा कि कोई अकर्मक है? ट्रिक है इसकी, ट्रिक। और उस ट्रिक से पहचान लोगे कि अकर्मक है कि सकर्मक है। इसको लास्ट में मैं बताती हूं। तुम मेरे साथ चलोगी, कर्म नहीं है। मैं, वह रोता है, कर्म नहीं है। वह क्या रोता है? मैं हंसता हूं, मैं हंसता हूं, मैं क्या हंसता हूं? कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? सीधे कौन हंसता है भाई? तो मैं हंसता हूं। इसका सीधे कहां पे आ रहा है प्रभाव? मैं पर, यानी कर्ता पर। सिर खुजलाता है, सिर अपने आप खुजला रहा है, वो खुजलाता है ना। ऐसे आप खुजलाओगे तो नहीं, आप खुजलाओगे तब तो ये सकर्मक क्रिया बन जाएगी कि मैं अपना सिर खुजला रहा हूं। तो मैं क्या खुजला रहा हूं? अपना सिर। तो क्या का जवाब मिल रहा है, यानी कि वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। केवल सिर खुजलाता है, वह ऐंठता है, तो ये सब अकर्मक क्रियाएं हो जाएंगी। और मैंने अभी अभी बात करी कि ट्रिक होता है इसका, तो वो ट्रिक क्या है भाई? वो ट्रिक है कि जब क्या अथवा किसको का जवाब मिल जाए तो
सकर्मक क्रिया। अन्यथा अकर्मक। इसको एकदम गड्ढा खोद करके दिमाग में बिठा लेना। ये ट्रिक है सकर्मक और अकर्मक पहचानने के, और ये आपको पक्की मार्क्स देने में बहुत सहायक है। जब वाक्य में क्या और किसको का जवाब मिल जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूं, कुत्ता भौंकता है या कुत्ता रात में भौंकता है। अक्सर पूछा जाए कि कुत्ता रात में भौंकता है, तो क्या बना देते हो आप? सकर्मक क्रिया। कैसे भाई, क्या भौंकता है? तो कुत्ता भौंकता है। नहीं बच्चों, सीधे सीधे पहले सवाल करो कि कौन भौंकता है। कौन का जवाब मिल जा रहा है, तो जो कौन का जवाब है वो करता है, वो किसी भी कीमत पर कर्म नहीं है। कर्म का जवाब देने के लिए क्या और किसको का जवाब मिलना चाहिए। तो कौन भौंक रहा है? कुत्ता भौंक रहा है। क्या का जवाब कहां मिल रहा है? कहां भूख रहा है, कब भूख रहा है? नहीं, क्या और किसको का जवाब मिलना चाहिए। अगर यही हो जाए कि कुत्ता मुझ पर भौंक रहा है, तो कुत्ता किस पर भौंक रहा है? मुझ पर, तब सकर्मक क्रिया हो जाएगी। वही वाक्य अकर्मक क्रिया है जब कुत्ता भौंकता है या कुत्ता रात में भौंकता है। अब चले हम लोग कि पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। पहला पूर्ण कर्मक और दूसरा अपूर्ण कर्मक। पहला पूर्ण कर्मक यानी कंप्लीटली, दूसरा अकर्मक है पर देखने से लगता है कि थोड़ा थोड़ा सकर्मक भी हो सकता है, पर वास्तव में सकर्मक होता नहीं, इसीलिए इसको अपूर्ण कर्मक कहा जाता है। पूर्ण कर्मक ऐसी अकर्मक क्रिया, पूर्ण कर्मक क्रिया किसको कहते हैं? ऐसी अकर्मक क्रिया जिसे पूर्ण होने के लिए किसी पूरक की आवश्यकता पड़े ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं होती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मैंने पहले ही कहा है, माने नहीं, कर्म जिसको पूरा होने के लिए, ऐसी क्रिया जिसको पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता होती ही नहीं है, उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह जा रहा है, मैं आ रहा हूं, चिड़िया उड़ रही है, वह जा रहा है, क्या इसके लिए किसी कर्म की आवश्यकता है? मैं आ रहा हूं, क्या इसके लिए किसी कर्म की आवश्यकता है? चिड़िया उड़ रही है, क्या इसके लिए किसी कर्म की आवश्यकता है? नहीं ना है। मैं हंस रहा हूं, क्या इसके लिए किसी कर्म की आवश्यकता है? नहीं है ना। तो जब नहीं है तो ये सारे क्या हो जाएंगे? किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, इनको बिंदास अकर्मक कहेंगे। तो ऐसे में इनको क्या कहते हैं? पूर्ण कर्मक क्रिया कहते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं अपूर्ण कर्मक और फिर सकर्मक और सकर्मक का भेद बताती हूं। अब देखो यहां पर कि अपूर्ण अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं। देखिए, अकर्मक भी है लेकिन अपूर्ण है, मतलब पूरी रूप से नहीं है। तो पूरी रूप से नहीं है तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण कर्मक का मतलब कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिसमें कर्म होता है, सकर्मक नहीं कहेंगे, पर ध्यान से देख लो इसको। कुछ क्रियाएं कर्म के होते हुए भी पूरा अर्थ नहीं दे पाती, और पूरा अर्थ देने के लिए किसी पूरक की, माने किसी और चीज की भी आवश्यकता होती है। किसी और चीज की आवश्यकता पड़ रही है तो पूरक कहेंगे उसको। कुछ क्रियाएं कर्म के होते हुए भी पूरा अर्थ नहीं दे पाती, और पूरा अर्थ देने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? किसी पूरक की, किसी साथी की। उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण अकर्मक। अकर्मक को तो एकदम किसी पूरक की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसको किसी पूरक की आवश्यकता है, इसलिए पूरी तरह से अकर्मक नहीं होते हुए अपूर्ण अकर्मक के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स है उसके, समझना, बनाना, चुनना, मानना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो अपूर्ण अकर्मक की एग्जाम्पल है, उदाहरण है। जैसे मैं तुम्हें समझती हूं, मैं तुम्हें समझती हूं। अब इससे तो पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, मैं तुम्हें समझती हूं। तो मैं तुम्हें, या तो मैं तुम्हें उल्लू समझती हूं, या तो मैं तुम्हें समझदार समझती हूं, या तो मैं तुम्हें बेटा समझती हूं। और वह उसे मानता है। क्या मानता है? वह उसे मानता है। क्या मानता है? तो वह उसे बहन मानता है। तो जब पूरक, यहां देखिए, बहन को, बेटा को, तो ये सेंटेंस जो है ये अपूर्ण अकर्मक कहलाते हैं।
ये जो क्रियाएं हैं, ये जो क्रियाएं हैं, मैं तुम्हें समझती हूं, तो समझने के लिए यहाँ किसी पूरक की आवश्यकता है। तो यहाँ पर पूरक देने के लिए, नहीं तो ये अपूर्ण अकर्मक है। अब चले सकर्मक क्रिया की ओर। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो क्रिया कर्म के साथ हो, कर्म के साथ ऑब्जेक्ट, तो उसको कहेंगे सकर्मक क्रिया। और इसके लिए मैं ट्रिक भी बता चुकी हूं कि जब क्या और किसको का जवाब मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया। अब देखिए, जिस क्रिया में कर्म साथ में हो, एकदम ठेठ भाषा में, निठा ठेठ, जिस क्रिया में कर्म साथ में हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अथवा जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया के भेद, पहला पूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। एक पूर्ण एक कर्मक क्रिया, यानी सकर्मक में एक कर्म उपलब्ध रहे तो पूर्ण एक कर्मक क्रिया, और एक से ज्यादा दो कर्म उपलब्ध रहे तो द्विकर्मक क्रिया, पूर्ण द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। और दूसरा भेद हो गया अपूर्ण सकर्मक। तो ये दोनों को हम लोग बस थोड़े से में देख लेते हैं। तो तब तक के लिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर मैं आगे करती हूँ। देखो, पूर्ण एक कर्मक क्रिया को, जिस क्रिया के पूर्ण एक कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया की कितनी दो भेद होती हैं? दो भेद। और पूर्ण सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पूर्ण एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ सिर्फ एक कर्म हो। कितना? सिर्फ एक कर्म। सकर्मक में भी पूर्ण सकर्मक क्रिया दो भेद होते हैं, चूंकि सकर्मक के पूर्ण सकर्मक और पूर्ण अपूर्ण सकर्मक। तो पूर्ण सकर्मक क्रिया के दो भेद, पूर्ण एक कर्मक और पूर्ण द्विकर्मक। पहला है पूर्ण एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ सिर्फ एक कर्म होता है तो उसे, जिस क्रिया के साथ सिर्फ एक कर्म हो उसे पूर्ण एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है? तो किताब पढ़ता है, एक कर्म से काम चल गया। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, क्या सीखता हूँ? तो अंग्रेजी सीखता हूँ। वह मिठाइयाँ खाता है, क्या खाता है? तो मिठाइयाँ, यानी क्या का जवाब मिल रहा है यहाँ पर। किसका जवाब मिल रहा है? क्या का जवाब। अब आप देखो, मैंने क्या कहा है? क्या और किसको का जवाब मिलना चाहिए। पूर्ण द्विकर्मक में दोनों चीजों का जवाब मिलता है, क्या का भी और किसको का भी। तो जिस क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं उन्हें पूर्ण द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने उसे किताब दी, तो मैंने किसको? तो उसे। क्या? तो किताब। यहाँ क्या और किसको, क्या तथा किसको, दोनों का जवाब मिल रहा है, दोनों का जवाब मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा? मैंने उसे किताब दी, वह हरि को मिठाई देता है, किसको? तो हरि को। हरि को हो गया आपका क्या का जवाब, और क्या देता, किसको का जवाब, और क्या हो गया? मिठाई का, मिठाई। तो क्या और किसको, दोनों का जवाब मिल गया। तुम अपना काम करो, किसका? तो अपना। क्या करो? तो काम करो, दोनों चीजों का जवाब मिल रहा है। तो ये पूर्ण द्विकर्मक क्रिया हो गई। अपूर्ण सकर्मक क्या हो गया? कुछ सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा होने के लिए पूरक की आवश्यकता, सकर्मक में भी पूरक की आवश्यकता, यानी ये पूर्ण नहीं है, ये पूर्ण नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपूर्ण सकर्मक। जैसे वह पढ़ता है, मैं खाता हूं, और वे लोग खेलते हैं। अगर ऐसी क्रियाएं आ गई तो ये क्या हो गया? वह पढ़ता है। वह पढ़ता है मतलब कुछ तो पढ़ता होगा। अगर वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है ये पता तो नहीं चल रहा है, न क्या का जवाब मिल रहा है न किसको का जवाब मिल रहा है, पर कुछ तो पढ़ता होगा, इसलिए ये सकर्मक है। और जवाब नहीं मिलने के बाद भी अगर वही कह देते किताब, तब हो जाता। यानी इसको पूरा हो जाने के लिए किसी न किसी पूरक की आवश्यकता है। क्या और किसको का जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ तो पढ़ता है। मैं खाता हूं, कुछ तो खाता हूं। वे लोग खेलते हैं, कुछ तो खेलता होगा। तो ये सब क्रियाएं क्या हो गई? अपूर्ण सकर्मक। अब इसके बाद सिर्फ कुछ और क्रियाएं बच गई, जिसको भी मैं जल्दी जल्दी कर देती हूं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, फिर मैं आगे की क्रियाओं को करती हूं। देखो, कुछ अन्य क्रियाएं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसको भी 4-5 खत्म ही कर लेते हैं जल्दी से। पहले ही हो गई पूर्वकालिक। नाम से क्या लग रहा है? पूर्व, पूर्वकालिक,
यानी मुख्य क्रिया के पहले होने वाली क्रिया। वाक्य में कई तरह की क्रियाएं होती है, तो जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया के पहले होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं खेल कर आया हूं, इसको पूर्वकालिक क्रिया को कैसे पहचानोगे? पूर्वकालिक क्रिया को पहचानने के लिए कर लगा होता है, कर लगा होता है। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है? कर लगा होता है। मैं खेल कर आया हूं, खेल कर, खाकर, पढ़कर, उठकर, संयुक्त क्रिया। अब अगला चले, संयुक्त क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया को परिभाषा को गोली मारो, सीधे याद रखना। जिसमें क्रिया, जिस क्रिया में कर लगा हुआ रहे, खेल कर आया हूं, पढ़कर सो गया, वह खाकर सोएगा, वो उठकर बैठा, तो मुख्य क्रिया के पहले जो क्रिया होगी उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। परिभाषा को गोली मारो, सीधे कर लगा करके क्रिया। ये सब ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक है पूर्वकालिक क्रिया को पहचानने के लिए। अब दूसरा हो गया संयुक्त क्रिया। जहां दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयोग में आती हैं, वहां संयुक्त क्रिया होती है। जैसे उसने पढ़ लिया, पढ़ भी और लिया भी। वह सो गई, सोना भी और जाना गई भी। खा लो, तुम खा लो। संयुक्त क्रिया के कुछ भेद होते हैं। पहला सहायक क्रिया, काल का बोध कराने वाली क्रिया, जो बता दे कि पास्ट टेंस है, कि प्रेजेंट टेंस है, कि फ्यूचर टेंस है। यानी जब हमें काल का बोध करा दे, ऐसी क्रिया जो काल का बोध करा दे, वर्तमान काल का, भूतकाल का, भविष्यत काल का, तो उसको सहायक क्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में इसको इज, एम, आर, वाज, वर, सेल, विल से करते हैं। और यहाँ पर है, था, गा, गे, गी इत्यादि इत्यादि। अब आगे देखो, मुख्य क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया को, मुख्य कार्य को, वाक्य में मुख्य कार्य को करने वाली क्रिया को मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, पढ़ के साथ, अब देख लो ये संयुक्त क्रिया लगी हुई है, पढ़ रहा है, पढ़ भी और रहा भी। तो इसमें मेन क्रिया कौन हो रही है? पढ़ना। तो ये पढ़ हो गया मुख्य क्रिया। वह सो, तुम सो गए, सो भी और गए भी, तो कौन सी क्रिया हो गई? मुख्य क्रिया, सो। अब संयोजी क्रिया, वह क्रिया जो कार्य के चलते रहने या पूर्णता आदि का बोध कराए, उसे संयोजी क्रिया कहते हैं। काम चलता है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, तो रहा क्या हो गया? काम पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है, तो ये संयोजी क्रिया है। वह गिर पड़ा या वह जा चुका, चुका क्या है? संयोजी क्रिया है। तो रहा, चुका, ये सब संयोजी क्रिया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, एक दो जो बचा हुआ है इसको भी और मैं कर देती हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देख लो, कुछ एक चीजें बच गई, उसको अभी हम लोग खत्म कर लेते हैं। अगला है उसका संयुक्त क्रिया का चौथा भेद, समस्त क्रिया। अब समस्त क्रिया क्या होगा? समस्त क्रिया जिस क्रिया का समास बन जाए। समास समझते हो, इसीलिए इसका नाम समस्त पद पड़ा है, समस्त क्रिया पड़ा है, तो उसे समस्त क्रिया कहते हैं। जैसे उठ बैठ, उठना और बैठना, और शब्द लगा करके द्वंद्व समास में और लगता है ना। आना जाना, पढ़ लिख, गा बजा, वह गा बजा रहा है। दूसरा हो गया, अगला हो गया मिश्र क्रिया। मिश्र क्रिया जिस क्रिया में पहला भाग संज्ञा, यानी क्रिया के दो भाग होंगे, पहला भाग संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण हो सकता है, जबकि उसका अंतिम भाग क्या होगा? क्रिया। अंतिम भाग क्रिया होगी, तो उसे क्या कहेंगे? मिश्र क्रिया कहते हैं, मिश्र क्रिया कहते हैं। जैसे याद जोड़ रखना, याद रखना, वादा जोड़ करना, वादा करना, सुंदर जोड़ लगना, सुंदर लगना, विशेषण से बना है। अंदर क्रिया विशेषण है, अंदर जोड़ आना, अंदर आना, बाहर जोड़ जाना, बाहर जाना। अब क्या है? रंजक क्रिया, वैसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ को खूबसूरत बना दे, मुख्य क्रिया की खूबसूरती को बढ़ा दे, उसे क्या कहते हैं? रंजक क्रिया के कहते हैं, यानी रंगत ला दे। मैं उसे देखकर चौंक पड़ी, चौंक और पड़ी, तो चौंकना को ज्यादा खूबसूरत बना दिया। चौंक पड़ी क्रिया जो है, चौंक पड़ी, उसको ज्यादा सुंदर बना दिया। वह सारा दूध पी गया, पीना क्रिया को और खूबसूरत बना दिया।
वो पूरी कहानी, उसने पूरी कहानी पढ़ ली, पढ़ना को और खूबसूरत बना दिया। लोग उसे मार बैठे तो मारना क्रिया को और खूबसूरत बना दिया। दिख रहा है? तो ये सब क्या हो गया? रंजक क्रियाएं हो गई। बस इतनी ही क्रिया थी और धीरे धीरे जैसे चीजें आते जाएंगी, अभी इनिशिएशन हुआ है, हम लोग आगे तक जाएंगे और सारे एग्जामिनेशंस के लिए भी मैं सारा आगे बनाऊंगी, तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। सारी चीजें, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, एक एक करके सारा कुछ बन जाएगा। तो ये हो गई आपकी क्रिया। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जाने से पहले एक लाइक सब्सक्राइब तो कर दो, कमेंट तो लिख दो। तब तक के लिए बाय बाय।